जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डीबी, जिसके बारे में मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। फाइनली उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। किस भर्ती की ऑनलाइन डीबी सबसे पहले होगी, उस डीबी से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, वेटिंग लिस्ट की जरूरत और क्यों बढ़ गई अगर ऑनलाइन डीबी कंडक्ट हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई 4612 का एग्जाम कब तक होगा, 3 तारीख को सचिव जी ने क्या कहा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एजीटीए की क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा एएनएम की क्या कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन डीबी को लेके। बहुत ही ज्यादा वेट हो गया एजीटीए के बच्चों के लिए, वीपीओ के बच्चों के लिए, उनकी डीबी कंडक्ट नहीं हो रही थी। और उसका एक रीजन यही था कि आयोग आपके ऑनलाइन डीबी कंडक्ट कराने का प्लान बना रहा था, जो आयोग के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसके लिए उन्होंने पोर्टल डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया था, जो कि फाइनली कंप्लीट हो गया है इतने इंतजार के बाद। ठीक है, तो अब आपकी जो भी डीबी आगे यूपी ट्रिपल एससी में आगे आने वाली भर्ती में, या एजीटीए की या बीपीओ की, या अब जो भी नई भर्तियां होंगी, उन सारी की डीबी आपकी ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें सिंपल सीधा फंक्शन ये होगा कि आप घर बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। तय समय पर, जितना समय आपको दिया होगा उस समय पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। फिर आयोग वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि आयोग ने एक लाइन लिखी है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि अभिलेख पत्रों की जो भी आपकी चीजें होंगी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, उसका फाइनल जजमेंट स्वीकार करना अस्वीकार करना ये आयोग के हाथ में होगा। ठीक है, जब आप ऑफलाइन डीबी देते थे तो प्रॉब्लम वहां पे थी। तो क्या है कि पहले मान लीजिए अगर थोड़ी सी भी आपकी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, वहां पे आप क्या करते थे, एक एफिडेविट जमा कर लेते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी एफिडेविट को लेके कोई भी टर्म और कंडीशंस बताए नहीं गए हैं। ठीक है, अब ऐसे में मान लीजिए आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, वहां पे कहीं हल्की सी भी मिसप्रिंट हुई है, तो ऐसे में क्या है, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि डिसीजन फाइनल उनका होगा। तो वहां पे क्या होगा, आप रिजेक्ट हो सकते हैं, भले ही आपके नंबर 60 हो। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि मान लीजिए भरने के समय कहीं एरर हो गया है, तो उसको लेके भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है इसके लिए भी आयोग जरूर एक ऑप्शन रखा होगा। जिस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है तो उसके बाद 2-3 दिन डेट दी जाती है कि मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती है तो इस डेट से आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी डीबी अपलोड हो जाएगी और वहां पे कहीं भी मिसप्रिंट होगी या कोई भी त्रुटि पाई जाएगी, तो आपको मौका दिया जाएगा कि गिवन 2 से 3 दिन में आप अपने उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूर फंक्शन होगा, इसके फंक्शन के बिना ऑनलाइन डीबी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आपके इजीली छोटी छोटी चीजों पर भी बच्चे रिजेक्ट होते चले जाएंगे, तो सिलेक्शन किन बच्चों का होगा। लेकिन यहां से एक दिक्कत और आती है। दिक्कत क्या है कि वेटिंग लिस्ट की जरूरत इसमें बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए पहले क्या था कि जो बच्चे सेम ग्रेड पे सेलेक्ट हो गए हैं तो जाना पड़ता था लखनऊ डीबी देने के लिए। तो कुछ बच्चे कहते थे जाने दो यार, इस अब सेमी ग्रेड पे हैं, क्या चले उतना दूर जाके फिर डीबी दे। तो वैसे तो कम ही लोग डीबी स्किप करते थे, पर लगभग कुछ लोग कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब घर से ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई भी बच्चा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, भाई उसको जाना तो है नहीं, घर बैठे बैठे कर देना है। ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि अभी तक मान लीजिए जहां 100-150 सीटें खाली रह जाती थी और वो सीटें आगे नेक्स्ट भर्ती में ऐड होती थी, अब वो 1000 तक भी चली जाए तो कोई बड़ा वो नहीं होगा, बड़ा सा चमत्कार नहीं हुआ। यानी हो सकता है कि अब 1000 सीटें खाली चली जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे डीबी स्किप करते नहीं है। अब घर बैठे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तब तो एकदम ना के बराबर करेंगे। अब ऐसे में अगर यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट का भी एक नियम लेके आता बच्चों के फायदे के लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिट होता उन बच्चों के लिए जब बच्चे छोड़ते तो जो सीटें बचती उसमें वो वेटिंग लिस्ट के बच्चे ऐड हो जाते। तो आयोग को अगर कुछ बच्चों के भले के लिए करना है तो ऑनलाइन डीबी ना ही कराए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जरूर लेके आए, जिससे उस साल के मेहनत किए बच्चों को जो 1-2 नंबर से केवल इसलिए रह गए क्योंकि ऐसे व्यक्ति वहां पे जाके बैठ गए जिन्हें उन भर्ती में सेलेक्ट नहीं होना था, लेकिन बैठ के बस एक तरह का अपना शो ऑफ करना था, उसकी वजह से वो बच्चे बाहर हो जाते हैं।
ठीक है। वेटिंग लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग को ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई कि ऑनलाइन डीबी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बच्चों के फायदे के लिए वेटिंग लिस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर, अब देखिए क्या होता है। वेटिंग लिस्ट के लिए आप सबको भी यूनाइट होकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब ऑनलाइन डीबी होगा तब इसकी जरूरत और ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट जेई 4612 भर्ती को लेके, ठीक है। इस भर्ती को लेके भी काफी बच्चे परेशान थे। 3 फरवरी को बच्चे आयोग पहुंचते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे पहुंचते हैं और सचिव जी से मुलाकात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पहले ये कहा जा रहा था कि मार्च माह में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि कोर्ट से सब कुछ लेना देना क्लियर हो गया है। ठीक, इसको लेके कि किसी भी तरह के बीटेक वाले इसमें अलाउड नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले अलाउड है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, मार्च तक एग्जाम के चांसेस थे। लेकिन आयोग देखिए कितना जिम्मेदार इस समय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ आयोग का अपना रिजल्ट दांव पे तो लगा नहीं है। जब आयोग का रिजल्ट दांव पे लगता है, मुख्य सेविका जैसी भर्ती में जब रिजल्ट दांव पे लगा हुआ था तो आयोग जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करा दिए, कोर्ट के केस का वेट नहीं किए, क्योंकि वहां पे कोर्ट का केस अभी भी मुख्य सेविका का चल रहा है, तो उसको लेके कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, उसके अलावा आप 2012 की जेई की भर्ती भी देखिए, वहां पे भी जब आयोग के लिए फेवर में था तो आयोग अपना काम कर लगा, लेकिन यहाँ आयोग ने भी भर्ती शुरू भी नहीं कराई है, तो उसको जितना डिले कर लो भाई। तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है, कही है कि 90 दिन बाद से हम कार्य शुरू करेंगे। 90 डेज जो होता है ये होता है जजमेंट के बाद हम एक पीरियड लेके चलते हैं। इतने पीरियड तक अगर कोई रिकेस नहीं करता है तो फिर हम आराम से भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि देखिए 12 जनवरी को पिटीशन डाली गई थी कि हाईकोर्ट से ये कहा गया था कि आप अपने जजमेंट का जो स्टेटमेंट है उसको क्लियर कीजिए। तो उस 12 जनवरी को उसी दिन वो पिटीशन डिस्पोज भी हो गई थी, तो उस दिन से गिना जाएगा 90 दिन। उसके बाद जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 90 दिन पूरा होने के बाद अगले दिन आपको इंफॉर्मेशन शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट मिल जाएगी, नहीं। उसके बाद फिर आयोग बैठेगा, मीटिंग डिसाइड करेगा, मीटिंग करने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग तो एक तरह का बस शो ऑफ होगा, क्योंकि सब लगभग सारे लोग आपके शॉर्ट लिस्टिंग में सेलेक्ट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डेट ऑफ एग्जाम तय होगा, तो काफी कुछ होगा इस बीच। ठीक, यानी मान के चलिए ये पूरा 120 दिन, ठीक है, 90 दिन को 120 दिन मान के चलिए, 120 दिन से कम में आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है, जिस हिसाब से सचिव जी का टोटल प्लान है। ठीक, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं। और जेई की स्थिति आप देख ही रहे हैं, 2012 का जब एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट 2020 में क्लियर हुआ, 2018 वाले का रिजल्ट 2026 में क्लियर हो रहा है। तो भाई अब ये भी है, ठीक है, 2023 का है, ये 2023 का है। तो अब ये देखिए मान के चलिए 8 भी अगर मान के चलेंगे तो ये 2031 में पूरा होगा। ठीक है, तो यही चलता है जेई में, आयोग में इसी हिसाब से चलता है। 8-8 साल 6-6 साल लग जाते हैं जूनियर इंजीनियर के पेपर को क्लियर होने में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की कि इसकी जो भर्ती आने वाली है, नेक्स्ट भर्ती जो आने वाली है वो आपकी पेट 2025 से देखने को बिल्कुल मिलेगी जूनियर इंजीनियर की। क्योंकि देखिए 4612 भर्ती ऑलरेडी सिविल की है, इसके बाद इसमें भर्ती और बढ़ेगी नहीं। हालांकि 1000 से ऊपर और भी सिविल की भर्ती आई हुई है, लेकिन वो अब आपकी पेट 2025 से देखने को मिलेगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की। लेकिन यहाँ पे आयोग से एक रिक्वेस्ट है कि केवल उन भर्तियों को जारी नहीं करेंगे, वहां क्वालिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन कर देंगे भाई साहब डिप्लोमा ही ओनली अवेलेबल है। समकक्ष संशोधित को भी क्लियर कर देंगे भैया कि इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, ताकि उसमें भी सेम कट टर्म और कंडीशन ऐसे ना हो जैसा इसमें होता है। जेई की हर बार भर्ती आती है, हर बार सेम लोचा है, सेम आयोग में सेम चले जाते हैं कोर्ट में जाने के बाद सेम फैसला आता है, और उस वजह से भर्ती केवल डिले होती है, बच्चे परेशान होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो नोटिफिकेशन में इस बात से क्लियर करना शुरू करते हैं आयोग, तो स्टूडेंट पे ये भी एक एहसान होगा आयोग का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट एजीटीए भर्ती को लेके है। तो एजीटीए 3446 में जो आपका है, सबसे पहले इसी की डीबी कंडक्ट होने के चांसेस है। वीपीओ से पहले भी एजीटीए की डीबी कंडक्ट होगी, और इसमें आपका जो कट ऑफ जाएगा ये लगभग मान के चलिए ज्यादा भागेगा नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी 45 से 47 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एजीटीए में। ठीक है, ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो ये 42 से 44 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भागेगी। ठीक, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करेंगे तो
39 से 41 के बीच में ये घूमेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करेंगे। वहीं एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट की कम से कम 33 से 35 के बीच में घूमेगी। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता शेड्यूल कास्ट की भागेगी कि यूआर के एकदम क्लोज ही शेड्यूल कास्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। शेड्यूल कास्ट और यूआर में हमेशा 10-12 नंबर का फर्क जरूरी ही रहता है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें, ट्राइबल कैटेगरी की, तो ये 24 से 26 के बीच में घूमेगी। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की आप बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी हो सकता है 35 से 37 के बीच में घूमे। तो ये आपकी एजीटीए की फाइनल कट ऑफ रहता है। इससे ज्यादा आपकी एजीटीए की कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की, जो कि आपकी एएनएम भर्ती को लेके। ठीक है, इसको लेके भी कट ऑफ को लेके बहुत ही हल्ला हो रखा है कि इतनी कट ऑफ उतनी कट ऑफ, 60 चली जाएगी, 65 चली जाएगी, 70 चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए एएनएम में थोड़ी सी चीजें ये बात याद रखनी है कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग ये मान के चलिए 65 नंबर पर बननी है। ठीक है, 65 नंबर के आसपास या 70 नंबर के आसपास में आपकी कट ऑफ बननी है। 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन जो था आपका 35 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस था, तो 65 पे कट ऑफ बननी है। इसमें जो संविदा वाले हैं, ठीक है, जो संविदा वाले हैं उनको 15 नंबर प्लस मिलेगा। ठीक है, संविदा वाले हैं उनको 15 नंबर प्लस मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी एएनएम की कट ऑफ है वो 70 से नीचे जा ही नहीं पाएगी। भाई सिंपल सी बात है, कोई संविदा वाला है वो 20 नंबर भी पाया है और 20 नंबर पाया, 35 उसको ऐसे मिल गया एडवांस में, 15 फ्री का मार्क्स है, यानी कि संविदा वाले के पास टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स फ्री है, प्लस 20 नंबर उसका हो गया, तो 70 नंबर तो ऐसे ही हो गया। ठीक, 70 नंबर। संविदा वालों की अच्छी खासी एएनएम में संख्या है, नो डाउट एएनएम में सीट ज्यादा है, लेकिन उतनी संख्या भी संविदा वालों की है। तो संविदा वालों के पास जो बेनिफिट है वो है आपका 50 नंबर का। अब उसमें वो अगर 25, 22, 20 भी पाते हैं तो 70 प्लस आपकी कट ऑफ आराम से चली जाएगी। जबकि फ्रेशर के पास केवल कितना है, 35 नंबर है। अब उसको संविदा वाले के पास पाने के लिए यहाँ पे भी 35 नंबर पाना होगा, या फिर 36 नंबर पाना होगा, 37 नंबर पाना होगा। और पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि 37-38 नंबर ऐसे ही आप 65 में 40, 45, 42 नंबर ऐसे कवर कर लेंगे। तो इसमें देखिए संविदा वालों की सबसे ज्यादा चांदी है। तो अगर संविदा वालों के हिसाब से अगर कट ऑफ बननी है, जो भी रूल और रेगुलेशन है, तो ये मान के चलिए 64-65 तक कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, खासकर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का फिर भी चांस है, लेकिन यूआर और ओबीसी के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी आपका क्या क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या आपका ऑनलाइन डीबी सही है कि नहीं है, उस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।